गुड मॉर्निंग। क्या हो गया था कल? लो पकड़ो। तो अपन ने दो कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी, जिसमें पहली जो उसका मेन कैरेक्टर था वो क्या था कि जितनी भी जो आपकी अक्षांश होती हैं वो क्या होती है? सर्कल्स होती है ना, वृत्त। लेकिन वो कैसे होते हैं? अनइक्वल सर्कल्स, असमान आकार के, जिसमें सबसे बड़ा कौन सा है? 0 डिग्री, और सबसे छोटा 79, ठीक है, 89, ठीक है। अब कई बार इसको अपन पैरेलल्स कहते हैं इनको, है ना। तो पैरेलल्स या समानांतर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सभी एक दूसरे कैसे होती हैं? समानांतर होती है, पैरेलल्स होती हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक की तीसरी विशेषता, क्या सभी अक्षांश रेखाएं समानांतर रेखाएं होती हैं। सभी अक्षांश रेखाएं समानांतर रेखाएं होती हैं। अक्षांश देशांतर बेसिक चल रहा है अपने अभी। तो ऑल लैटिट्यूडनल लाइन कैरेक्टराइज एज ए पैरेलल लाइंस, समानांतर रेखाएं होती हैं। अब समानांतर होंगी तो इसका मतलब क्या हुआ? उनके बीच की दूरी समान होगी, ठीक है। तो अब लिखो, इसी कारण इनके मध्य की दूरी सदैव समान रहती है। इसी कारण इनके मध्य की दूरी समान रहती है। ठीक है। अब कितनी रहती है? तो वो होती है 111 किलोमीटर या 69 माइल्स। तो लिखो जो कि 111 किलोमीटर या 69 माइल्स होती है। अब मील के अंदर देंगे तो 69, और किलोमीटर में देंगे तो 111 किलोमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि 0 डिग्री से 1 डिग्री के बीच की डिस्टेंस 111 किलोमीटर से एवरेज, और 89 से 90 के बीच की डिस्टेंस भी कितनी होगी? 111 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा जैसे एनडीए में शिफ्ट कर दिया गया, अब इसमें क्या ट्विस्ट दिया कि समुद्र के ऊपर अक्षांशों की कितनी दूरी होती है। व्हाट इज द सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन टू आपकी लैटिट्यूडनल लाइन ऑन सी सरफेस। तो समुद्री सतह पे क्या हो जाएगा? वो किससे काउंट होगी? नॉटिकल माइल्स से। समझ आ गया? और नॉटिकल माइल्स क्या होता है कि ये जो अपने माइल्स होता है उनसे छोटा होगा, ठीक है। तो नॉटिकल माइल्स में कितना होगा? 60 किलोमीटर, 60 माइल्स। तो अगर यूं आ जाए कि नॉटिकल माइल्स में तो 60, केवल सिंपल माइल दिए हुए हो तो 69, अगर किलोमीटर्स दिए हुए हो तो एग्जामिनर क्वेश्चन को किसी भी तरह से ट्विस्ट कर सकता है कहीं पर भी। आपको बहुत समझदारी से एक एक चीज को समझते हुए पढ़ना है। कहीं पर भी ये नहीं सोचना है कि बस इसको रट लिया मेरा काम खत्म। पढ़ने के बाद जरूर सोचे कि अगर आप एग्जामिनर होते तो आप इस टॉपिक पे क्वेश्चन कैसे जनरेट करते। सेम वैसे ही एग्जामिनर सोचता है। तो अगर आपको अपने एग्जाम्स को क्रैक करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? एग्जामिनर की तरह सोचना पड़ेगा। और इसीलिए जैसे हमारे सर कहते थे कि अगर आईएएस बनना है तो सबसे पहले आईएएस की तरह व्यवहार करना स्टार्ट करो। स्टार्ट योर बिहेव जस्ट लाइक ए आईएएस ऑफिसर, देन यू विल बी अचीव आईएएस पोस्ट। क्यों? क्योंकि व्यवहार करने से क्या होगा? आप उसकी तरह से सोचना स्टार्ट करेंगे, उसकी तरह से आप हर एक्टिविटी को स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप में क्या क्या कमी है।
तो ऐसे ही जब आप किसी भी टॉपिक को पढ़ लें, आपको लगे कि भाई ये टॉपिक मेरा अच्छा कंप्लीट हो गया है, तो सबसे पहले ये सोचें कि अगर आप एग्जामिनर हैं और आपको इस टॉपिक पे क्वेश्चन रेज करना है, तो आप इसको कैसे रेज करेंगे, क्योंकि इतने तो बन चुके हैं। तो हमेशा अपने मन में क्या आएगा, अब ये तो सारे पुराने हो गए, आउटडेटेड, हम नया कुछ बने। तो नया कुछ बनाने के चक्कर में क्या होगा कि आप ज़्यादा सोचेंगे, आपके जो कंसेप्ट हैं वो ज़्यादा क्लियर होंगे। माइल्स से वो डिस्टेंस का होती है कि नॉटिकल माइल्स को सी से जो है उसको जो अपनी नॉर्मल मील होती है, अब जैसे अपने किलोमीटर से कम नहीं होगी, मतलब फिक्स डिस्टेंस है, और उस डिस्टेंस को हम 3 यूनिट में देख रहे हैं। अगर किलोमीटर्स में देखें तो वो डिस्टेंस कितनी होगी, 111 किलोमीटर। अगर हम इसको मील में देखें तो कितनी होगी, 69। तो इसका मतलब 100 किलोमीटर मील, किलोमीटर से मील क्या हो गई, बड़ी हो गई, और नॉटिकल माइल मील से बड़ी हो गई। वो 69 है, ये 60 है। तो 3 तरह से हम बोल रहे हैं उसको, लेकिन जो स्पेस है वो चेंज नहीं हो रही है, वो फिक्स है। कि जैसे अपन ने कोई चीज़ के 3 नाम रख दिए, और वो नाम अलग अलग हो गए, लेकिन जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, समान रहेगी। यही इसका सबसे बड़ा गुण होता है कि अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कभी भी असमान नहीं होगी। समझ आ रहा है? ये हो गई थ्योरी। प्रैक्टिकल क्या है, अगर इसी को हम प्रैक्टिकली देखें तो क्या होता है कि रियली में डिस्टेंस जो होती है वो बढ़ती है। जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाएंगे वैसे वैसे दो अक्षांशों के बीच की दूरी भी बढ़ेगी। ये प्रैक्टिकली होता है, कंफर्म है। क्यों? क्योंकि अर्थ ऊपर से कैसी है, फ्लैट है। तो फ्लैट होने के कारण क्या होगा कि डिस्टेंस खींचती है। कोई चीज गोल कर्व होगी तब तो सेम डिस्टेंस जाएगी, ऊपर से आते एकदम से उसको दबा दिया गया तो अब डिस्टेंस, वो जो सरफेस है वो खींचेगी। तो प्रैक्टिकली अगर अपन देखते हैं तो हमेशा याद रखने की बात है कि अक्षांशों के बीच की दूरी बढ़ेगी टुवर्ड्स पोल, ध्रुवों की ओर जाने पर। लेकिन हमने इसको एक जनरल नॉलेज के हिसाब से, आज अगर आप ज्योग्राफी का एक्सक्लूसिव एग्जाम दें, पीजी कर रहे हैं आप या लेक्चरशिप में जाते हैं, तो हम उसमें साथ लिखवाते हैं कि अक्षांशों के बीच की दूरी जी सामान्य व्यक्ति के हिसाब से फिक्स रहती है, लेकिन अगर अपन टिपिकली देखें तो पॉइंट्स में वो इट विल बी इंक्रीज टुवर्ड्स पोल। तो दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है कि वैसे हम देखें तो डिस्टेंस बढ़ेगी, लेकिन वो कैसे बढ़ेगी, पॉइंट्स में। समझ आ रहा है? तो हमने ये जो वैल्यू ली है, ये वैल्यू हमने बीच की ली है कि हमारी जो इक्वेटर और जो पोल पे यहाँ पे जो डिस्टेंस आ रही है वो लगभग 111 किलोमीटर आ रही है। इक्वेटर यहाँ पे लगभग 110 किलोमीटर होती है, और यहाँ पे बढ़ के लगभग थोड़ी सी 111 पॉइंट कुछ हो जाती है, बढ़ जाती है। तो हमने इसका एवरेज क्या लिया, ये 111 ले लिया। तो अगर प्रैक्टिकली ये ध्यान रखें, अगर मान लो आ जाए कि व्यवहार में क्या होता है वास्तव में, तो वास्तव में जो डिस्टेंस है वो बढ़ेगी। लेकिन एज ए हम जीके जो पढ़ते हैं एक सामान्य व्यक्ति के हिसाब से, तो हमने क्या किया कि इसको, जिसे क्योंकि पॉइंट्स के अंदर जो वृद्धि है वो कोई मायने नहीं रखती, तो इसलिए हमने इसको सामान्य व्यक्ति के हिसाब से इसको फिक्स मान लिया, और वो फिक्स कितना मान लिया, 111। तो दोनों चीजें, ज्योग्राफी में एक चीज याद रखना है कि प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल में हल्का सा अंतर आता है। तो आपको ये दोनों चीजें ध्यान रखनी की, अगर आ जाए कि व्यवहार में अगर शब्द आ जाए कि ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों की मध्य की दूरी बढ़ती है, अगर व्यवहार शब्द आ जाए प्रैक्टिकली, तो यस, इट्स इंक्रीज टुवर्ड्स पोल, ये आपको ध्यान रखना है। पर सामान्य अगर आ जाए, सिर्फ ये आ जाए कि अक्षांश के बीच की दूरी बढ़ती है, घटती है, कम होती है, तो फिर इसका मतलब आपसे बिल्कुल नॉर्मल पूछ रहा है, और नॉर्मल ये है कि वो कांस्टेंट रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा।
समझ आ गया? अब मैं अगर इस पे एग्जामिनर हूँ और मैं अगर कुछ क्वेश्चन बनाऊँ नया, तो मैं क्या बना सकता हूँ कि मैं आपसे दे दूँ कि मान लीजिए कोई ए पॉइंट जो है वो 0 डिग्री पे है और कोई बी पॉइंट 8 डिग्री पे है, अक्षांश पे है, उत्तरी अक्षांश पे। तो दोनों के बीच में कितनी दूरी होगी, दोनों स्थानों के बीच की? तो इसका मतलब क्या होगा कि 8 डिग्री है तो 8 इंटू 111 हो गया ना, क्योंकि 0 से 8 तो उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 111 से, तो जितनी डिस्टेंस होगी उतनी दूरी आ जाएगी। और यही इसका यूज होता है कि हम मैप पे हम किसी भी डिस्टेंस को काउंट कर सकते हैं अक्षांश के आधार पर, कितने दूर पे है, तो इसका मतलब इतनी डिस्टेंस इसमें होगी। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जमीन पे 1 डिग्री की जो डिस्टेंस है इज इक्वल टू 111 किलोमीटर। ये हो गया, कह सकते हैं ना 1 डिग्री जमीन पे जो दूरी है वो कितने किलोमीटर के बराबर हो सकती है, 111 किलोमीटर। समझ आ गया? जैसे ये 0 डिग्री और ये 1 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड, तो अब इनके बीच का ये जो एरिया है ये डिग्री कहलाया 1 डिग्री, और इसकी डिस्टेंस हो गई बराबर 111 किलोमीटर। अब ये बहुत बड़ा एरिया है। हमारा उद्देश्य क्या था अक्षांश के लिए, कि हमको लोकेशन डिफाइन करनी होती है। 111 किलोमीटर बहुत बड़ी डिस्टेंस होती है। अब उसके बीच में बहुत से जिले गांव आ जाए, तो हम अब अगर मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ है तो अब उसको कैसे शो करें, क्योंकि वो 0 के ऊपर है, 1 के अंदर है, तो इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको सब डिवाइड करना पड़ेगा, उप विभाजन। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, इस डिग्री को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 60 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखो, 1 डिग्री को पुनः 60 भागों में बांटा जा सकता है। 1 डिग्री डिवाइड्स इनटू 60 सब डिविजन्स। जिन्हें क्या कहते हैं, मिनट, और इसका सिंबल होता है सिंगल डैश, जिन्हें मिनट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि डिग्री की छोटी इकाई क्या होगी, मिनट होगी। ठीक है, अब इस मिनट का समय वाले मिनट से कोई लेना देना नहीं है, ये केवल नाम सिमिलर है, बाकी इसका समय से कोई अंतर नहीं है। ठीक है, एक राम यहाँ पे क्लास में बैठ के पढ़ रहा है, एक राम भगवान श्री राम है। ठीक है, दोनों के नाम समान है, बाकी कोई चीज समानता नहीं है। तो वैसे ही मिनट ये वाला और समय वाला केवल सिमिलरिटी है, तो केवल नाम की सिमिलरिटी है, बाकी कोई गुण नहीं मिलते। तो इसलिए इसको किसी भी रूप से हम समय के साथ एसोसिएट नहीं करेंगे। समझ आ गया? तो अब इसके हमने क्या कर लिए, 60 पार्ट कर लिए ऐसे। ठीक है, तो अब ये डिस्टेंस जो 1 मिनट की डिस्टेंस हुई वो कितनी हुई, तो आगे लिखो 1 मिनट बराबर कितनी हो गई, 111 बटा 60 बराबर कितनी, कितनी किलोमीटर, 1.8 किलोमीटर रैंडमली। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है 1 मिनट की,
ये लगभग 1.8 किलोमीटर के बराबर होगी। क्लियर? ठीक है। अब 1 किलोमीटर भी बड़ी जगह है, इसमें भी बहुत पॉइंट्स हो सकते हैं, तो हमने क्या किया, इस 1 किलोमीटर को वापस से 60 भागों में डिवाइड किया। ठीक है, तो लिखो 1 मिनट को पुनः 60 भागों में बांटा गया। 1 minute can be again divided into 60 sub units. जिन्हें सेकंड के नाम से जाना जाता है। और सिंबल है सेकंड डबल डैश, जिन्हें सेकंड्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और 1 सेकंड जो होगी वो लगभग 31 मीटर के बराबर होगी। 1 सेकंड इज इक्वल टू 31 मीटर ऑन सरफेस। ठीक है, 31 मीटर के बराबर हो गई 1 सेकंड। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अक्षांशों की सबसे छोटी इकाई सेकंड होगी। ठीक है, उससे बड़ी इकाई मिनट होगी, सबसे बड़ी इकाई डिग्री होगी। ठीक है, फिर ये आए क्वेश्चन कि अक्षांश के माध्यम से हम धरातल पर न्यूनतम कितनी दूरी को प्रदर्शित कर सकते हैं। 31 मीटर को मिनिमम, हाँ, हम हर 31 मीटर के ऊपर पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं, जो कि हमारी सबसे मिनिमम डिस्टेंस होती है। तो इसीलिए जब हम एग्जैक्ट पोर्शन पे जाते हैं कि जैसे अपने इंडिया है, इंडिया का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है ये वाला कन्याकुमारी, तो इसकी अपन लोकेशन कितनी है, 8 डिग्री 4 मिनट 26 सेकंड उत्तरी अक्षांश। तो ये हमको एग्जैक्ट परफेक्ट लोकेशन मिल जाती है, ये डिग्री, फिर ये मिनट और ये सेकंड। समझ में आ गया? यूपीएससी जो यूपी का पीएससी एग्जाम है, जैसे अपने राजस्थान में आरएस होता है, वैसे यूपी में जो उसका पीएससी होता है उसमें क्वेश्चन ये आया कि एक जो मिनट है कितनी दूरी को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो उसका आंसर क्या था उस समय, 1.8 किलोमीटर। समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर है? तो हम अक्षांश को, उसकी जो इकाइयां हैं उसको 3 पार्ट में बांट दिया, डिग्री, मिनट, सेकंड। अब इसमें सिंपलेस्ट फॉर्म क्या बन सकता है, इनमें से कौन सा एक करेक्ट है, तो वो दे देंगे डिग्री मिनट सेकंड, सेकंड डिग्री मिनट, डिग्री सेकंड मिनट, यूँ करके वो ऊपर नीचे करेंगे। तो आपको सीक्वेंस क्या देंगे, सबसे बड़ी यूनिट डिग्री, फिर मिनट, फिर सेकंड। समझ आ गया? अब नेक्स्ट विशेषता क्या है इसकी, अक्षांशों की और क्या विशेषता हो सकती है इसके अलावा, इन जो लैटिट्यूडनल जो आपकी लाइंस हैं उनके और क्या करेक्टर है इसके अलावा। चलो लिखो नेक्स्ट में कि प्रमुख अक्षांश रेखाएं। प्रमुख अक्षांश रेखाएं, अब कुछ खास खास जो आपकी लाइंस हैं ये, जिसमें सबसे पहले हम लिखेंगे 0 डिग्री अक्षांश रेखा। जीरो डिग्री अक्षांश रेखा, ये वाली। अब इसका क्या नाम है, भूमध्य रेखा। तो ब्रैकेट में नाम लिखो भूमध्य रेखा, इक्वेटर। ठीक है, कई बार हम गलती से, हमसे अब डेफिनेशन पूछी जाती है कि अक्षांश किसे कहते हैं, तो अपन जनरली क्या कहते थे,
भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई रेखा है, अक्षांश रेखा है। अब वो गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि भूमध्य रेखा अपने आप में खुद एक अक्षांश रेखा है, तो इसलिए वो डेफिनेशन गलत हो जाती है। ठीक है, तो अब ये जो इक्वेटर है इसकी क्या कैरेक्टर है? सबसे पहली विशेषता, हाँ, लेकिन सबसे बड़ी विशेषता इसकी क्या है कि ये सबसे बड़ा अक्षांशीय वृत्त है। ठीक है, तो लिखो इट्स कैरेक्टराइज एज ए लार्जेस्ट ग्रेट सर्कल। यह सबसे बड़ा अक्षांशीय वृत्त है। ठीक है, इसकी लगभग हम लेंथ मानते हैं 40,075 किलोमीटर। सही है क्या? ठीक है, अब इसका नाम भूमध्य रेखा क्यों है? क्योंकि इसने अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो लिखो, यह रेखा पृथ्वी को दो समान भागों में विभाजित करती है। दिस लाइन क्रिएट्स टू इक्वल पार्ट ऑफ अर्थ, दो समान भागों में विभाजित करती है। ठीक है, अब ये जो दोनों भाग हैं उनको क्या नाम देते हैं अपन? गोलार्ध, है ना, हेमिस्फीयर्स। ठीक है, तो लिखो, जिन्हें उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। जिन्हें उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। अब तो ये उत्तर में हो गया, तो ये हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये हो गया सदर्न हेमिस्फीयर। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको दिमाग में ध्यान रखनी, क्या कि अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध में जितनी भी अक्षांश रेखाएं होंगी उन सब के साथ में उत्तरी अक्षांश शब्द लगेगा। कि जैसे यहाँ पे 1 डिग्री है ये लाइन, तो अब इसके साथ में क्या नाम जुड़ा होगा? 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। और ये 90 डिग्री है, इसके साथ भी उत्तरी अक्षांश। ठीक है, यहाँ पे 1 डिग्री है। अब क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में है तो ये लिखा जाएगा 1 डिग्री। तो इसका मतलब उत्तरी गोलार्ध की सभी अक्षांश रेखाएं उत्तरी अक्षांश रेखा, दक्षिणी गोलार्ध की सभी अक्षांश रेखाएं दक्षिणी अक्षांश रेखा। समझ में आ गया? तो अब जो भी देश यहाँ होगा उसकी सारी अक्षांश रेखाएं कौन सी होंगी? उत्तरी होंगी। ठीक है, तो इसलिए अपना जो राजस्थान है उसकी 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। अब यहाँ पे शब्द उत्तरी आएगा या दक्षिणी आएगा? उत्तरी। और यहाँ भी उत्तरी। क्यों? सिंपल बात, क्योंकि पूरा भारत ही यहाँ पर है और भारत के अंदर राजस्थान है, तो इसलिए दिमाग में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रखना है कि भारत हो या राजस्थान हो, ये सब उत्तरी गोलार्ध में है, तो इसलिए इनके साथ अक्षांश रेखाएं भी कौन सी होंगी? उत्तरी अक्षांश ही होंगी, चाहे वो राजस्थान के दक्षिण में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही जैसे यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, अब ये दक्षिणी गोलार्ध में, तो ऑस्ट्रेलिया में जितनी अक्षांश रेखाएं होंगी वो सारी दक्षिणी अक्षांश रेखाएं होंगी, फिर उसमें उत्तरी शब्द नहीं लगेगा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है कि उत्तरी गोलार्ध के जितने भी देश होंगे, और क्योंकि भारत खुद उत्तरी गोलार्ध में है तो इसलिए भारत की सभी अक्षांश रेखाएं उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहलाएंगी। क्लियर? तो फिर भूमध्य रेखा को अपन किस में रखेंगे? उत्तर में रखेंगे या दक्षिण में?
मध्य में है तो क्या लिखेंगे उसके लिए? 0 डिग्री। आगे उत्तरी लगाएंगे या दक्षिणी? कुछ भी नहीं लगाएंगे, उसके साथ केवल 0 डिग्री अक्षांश रेखा ही लिखा जाएगा। और इसीलिए बार बार आपके ये क्वेश्चन आते हैं जो आपके दिमाग को बिल्कुल क्लियरली पिक्चर को क्लियर करना है कि कैसे लिखा जाएगा भूमध्य रेखा को? 0 डिग्री अक्षांश रेखा, कोई नॉर्थ नहीं कोई साउथ नहीं। क्यों? क्योंकि ये नॉर्थ और साउथ को डिफाइन करती है। समझ में आ गया? क्लियर है? अब ये जो लाइन है अपनी भूमध्य रेखा, इस रेखा की क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि इसके ऊपर लैंड मासेस तो कम है, मतलब महाद्वीप तो है कम, और सी सरफेस क्या है? ज्यादा है। समझ में आ गया? दूसरा, सूर्य की किरणें हमेशा सीधी आती हैं। फिर इसके आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये तिरछी होंगी सनरे। तो जहां सूर्य की किरणें वर्टिकली शाइन करेंगी, सीधी पड़ेंगी, वहां गर्मी भी ज्यादा होगी। जब गर्मी ज्यादा होगी और पानी ज्यादा होगा तो पानी का क्या होगा? वाष्पीकरण, इवोपरेशन ज्यादा होगा। जब वाष्पीकरण ज्यादा होगा तो क्या होगा? बादल ज्यादा बनेंगे, बादल ज्यादा बनेंगे तो बारिश भी। इसलिए अगर रीजन देखें तो वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट रेनफॉल इक्वेटर पे होती है। एवरेज, एवरेज का मतलब अगर हम साल की निकालें औसत, वैसे नहीं होती। वैसे अपने मौसिन राम है जहाँ 1600 सेंटीमीटर आके बरसात हो जाती है, लेकिन वो 1-2 महीने होगी फिर खत्म। लेकिन यहाँ का एवरेज क्या है कि यहाँ हर दिन बारिश आएगी, फिक्स। दोपहर के 2 से लेके शाम के 5 बजे तक यहाँ निश्चित रूप से बरसात होती है, क्योंकि गर्मी लगातार होगी, लगातार वाष्पीकरण होगा। तो इसलिए जहाँ बारिश ज्यादा होगी, जहाँ टेम्परेचर ज्यादा होगा, वहां पे हमेशा क्या होगा? वेजिटेशन भी ज्यादा होगा। तो इसलिए इस बेल्ट में जहाँ जहाँ लैंड मासेस हैं, महाद्वीप होंगे, उन पे वनस्पति आवरण भी सबसे सघन होगा, सबसे डेंस होगा। और उस वनस्पति आवरण को अपन क्या नाम देते हैं? एवरग्रीन फॉरेस्ट, सदाबहार वन। नाम सुना है ना? आगे अपन पढ़ेंगे इनको। पर ये जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ये सबसे डेंस फॉरेस्ट होते हैं। डेंस क्यों है? हर दिन बरसात आ रही है। तो अगर कभी भी एवरग्रीन या सदाबहार वन का शब्द कानों में पड़ जाए तो इसका मतलब वो बात कहाँ हो रही है? इक्वेटर के आसपास की हो रही है। ये इक्वेटर की अपनी एक क्या हो जाती है? विशेषता हो जाती है, कैरेक्टरिस्टिक। समझ आ रहा है? ठीक है। होमवर्क में अपन को इसमें करना है कि इसके जो कंट्री उनके नाम लिख के लेके आना है। कल लिख लो होमवर्क। पुराने वाले हैं उनसे मैं पूछूंगा, नए वालों से नहीं पूछूंगा कल आते ही। तो होमवर्क लिखो ऊपर HW, फिर बच्चों को जाके दोगे ना ऐसे ही, तो अभी से प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो HW में क्या करके आना है? भूमध्य रेखा पर अवस्थित देशों के नाम पश्चिम से पूर्व की ओर का क्रम बताओ। चलो कल पूछूंगा मैं, ठीक है ना? आते ही क्लास में याद दिलाना नए वाले, वो पुराने वालों की रैगिंग लेंगे अपन। हाँ, क्वेश्चन है भूमध्य रेखा पर अवस्थित देशों के नाम। कितने देश हैं, उनके नाम क्या क्या हैं, और क्रम, क्रम किधर से? पश्चिम से पूर्व में कौन कौन सा क्रम है? पहले सबसे पश्चिम में कौन सा देश है, उसके बगल में कौन सा, उसके बगल में कौन सा, उसके बगल में कौन सा। तो ये आपको फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट का एक सीक्वेंस याद करके लाना है। ठीक है? नए वालों के लिए सुनहरा मौका है, कल अपन पुराने वालों की रैगिंग लेंगे। ठीक है? चलो, तो ये इक्वेटर। अब ये जो इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है, इसका एक और गुण है, लिखो नेक्स्ट लाइन में, कि भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है। इंग्लिश वालों के लिए तो इक्वेटर है एक एवरग्रीन। विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है। विषुवत रेखा क्यों कहते हैं इसको?
देखो क्योंकि इस रेखा पर पूरे वर्ष भर विषुव की स्थिति पाई जाती है। विषुव की स्थिति पाई जाती है। विषुव की स्थिति पाई जाती है। विषुव का अर्थ होता है दिन तथा रात बराबर होना। इक्विनॉक्स, ये टर्म कहां से आई है? इक्विनॉक्स से आई है ना। ये आपका ग्रीक वर्ड है और इक्विनॉक्स का मतलब होता है इक्वल नाइट्स। यूनानी भाषा का शब्द है इक्विनॉक्स, उसको अपने हिंदी में ट्रांसलेशन किया और हिंदी में उसको क्या नाम दे दिया? विषुव। विषुव का मतलब होता है जहां दिन और रात बराबर होते हो। और दिन और रात बराबर होने का मतलब क्या है? 12 घंटे दिन, 12 घंटे रात। तो ये जो कंसेप्ट है कि दिन और रात 12-12 घंटे के होते हैं, ये केवल यहाँ है। इसके ऊपर जाने पर इधर और इधर इनमें वेरिएशन आता है, लेकिन ये हमेशा 12 घंटे दिन 12 घंटे रात अगर कभी होगा पूरे साल भर तो वो विषुवत रेखा पे। समझ आ गया? तो क्योंकि यहाँ पे दिन और रात हमेशा बराबर हुए, और ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कारण है इसके पीछे? तो उससे क्या होगा? दिन और रात डट जाएंगे। क्योंकि लाइट्स जो हैं वो लाइट जो होगी वो इक्वल डिवाइड होगी। कोई भी चीज अब सीधी आएगी, आधी मटकी इधर और आधी मटकी इधर, इक्वल लाइट्स डिवाइड हो रही है, तो इसलिए दिन और रात यहाँ पे क्या होगा? हमेशा इक्वल होंगी, ज्यादा कम नहीं होंगी। लेकिन जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाएंगे तो दिन की अवधि या तो कम होगी या बढ़ेगी, या हम कह सकते हैं कि पोल्स की तरफ जाने पर दिन या रात की अवधि बढ़ती चली जाती है। समझ आ गया या नहीं आया? तो नीचे लिखो नोट डाल के। कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर दिन तथा रात, दिन अथवा यूं लिखो दिन अथवा रात की अवधि बढ़ती जाती है। डे और नाइट विल बी इंक्रीज टुवर्ड्स पोल फ्रॉम इक्वेटर। चाहे दिन हो या रात हो, अगर दिन होगा तो दिन बढ़ेगा, अगर रात होगी तो रात बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी? 6 महीने तक। कि यहां दिन अगर 12 घंटे का है तो यहां दिन हो जाएगा 6 महीने, और यहां अगर रात 12 घंटे की है तो यहां रात हो जाएगी 6 महीने। इसलिए हमने बात की कि यहां से ऊपर जाओगे, अगर डे चल रहा है तो वो भी विल इंक्रीज, अगर रात हो रही है तो विल इंक्रीज। और इसका एक छोटा सा एग्जांपल अपन को राजस्थान में देखने को मिलता है सर्दी और गर्मी में। कि सर्दियां टिपिकल आएंगी तो अपने सूर्य 5:30 पे हो जाता है अंधेरा, और गर्मियों में वही 7:45 पे होता है। तो अपन तो कहां पर है? यही है। तो आप सोच के देखो, अपन जब यहाँ पर है तभी अपने सर्दी और गर्मी में 2 घंटे से 2.5 घंटे का वेरिएशन आ जाता है, तो ध्रुवों पर 6 महीने का आना स्वाभाविक है। समझ आ रहा है? तो इसका मतलब पृथ्वी पर सबसे बड़े दिन कहाँ होते हैं? ध्रुवों पर होते हैं। समझ आ गया? तो सबसे छोटे दिन कहाँ होंगे? भूमध्य रेखा पर। अब अगर नया क्वेश्चन बनाए
कि पृथ्वी पर होने वाले सबसे छोटे दिन कितने घंटे के होते हैं? 12। 12 से छोटा नहीं होगा, 12 से बढ़ेंगे ही, इंक्रीज ही होंगे। 12 घंटे सबसे, इसका मतलब भूमध्य रेखा पे दिन और रात होंगे वो सबसे छोटे होंगे, और ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो दिन और रात बढ़ते चले जाएंगे। समझ आ रहा है ये क्यों हुआ? लाइट का अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता तो फिर दिन और रात सब जगह बराबर ही होते, जस्ट लाइक इक्वेटर। ये क्यों हुआ? अगर आपसे पूछे लाइन कि पृथ्वी पर दिन और रात समान नहीं होते, अब उसका कारण है, तो उसमें आप क्या कारण डालोगे? हैं? नहीं, ऑप्शन नहीं दूंगा, क्योंकि अक्षीय झुकाव के कारण, ड्यू टू द टिल्टेशन ऑफ एक्सेस, हमारी पृथ्वी झुकी हुई है ना, उसका इम्पैक्ट है। आगे पढ़ेंगे अपन क्या इम्पैक्ट है ना। ये तो पुराने वालों का टेस्ट ले रहा था। किसमें? तो डिस्ट्रीब्यूशन लाइट किसके कारण हो रही है? अनइक्वलनेस किसके कारण है? टिल्टेशन के कारण, है ना। तो इसलिए तो अभी आपको ध्यान रखना है कि ये भूमध्य रेखा को दूसरा नाम दिया गया विषुवत रेखा। विषुवत रेखा इसलिए दिया गया कि यहाँ पे टिल्टेशन इफेक्ट नहीं होता, हमेशा दिन और रात बराबर रहेंगे, ठीक है। इसलिए इसको भूमध्य रेखा के साथ साथ एक दूसरा नाम दे दिया, विषुवत रेखा। गॉट माय पॉइंट? दूसरा, विषुवत रेखा पे याद रखना कभी भी सर्दी नहीं होती। नेक्स्ट टाइम लिखो कि भूमध्य रेखा पर शीतकाल नहीं होता है, इसलिए इसको कहते हैं विंटरलेस जोन, शीतकाल रहित प्रदेश। सर्दियां नहीं होती, ठीक है। क्यों? क्योंकि सूर्य किरणें सीधी आती है। तो इसलिए यहाँ पे हमेशा जो एवरेज टेम्परेचर होगा वो हमेशा 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर रहेगा, तो इसलिए यहाँ पे हमेशा गर्मी रहेगी, ठीक है। इसलिए आप देखेंगे कि अपने इंडिया के अंदर सर्दियों में जो टूरिस्ट होते हैं वो पट जाते हैं, जो यंगस्टर्स होते हैं वो माउंटेन्स की तरफ जाते हैं, बिकॉज दे वांट टू सी स्नोफॉल्स वगैरह, उनको बर्फबारी देखनी होती है। और जो हमारे जैसे बुजुर्ग हैं जो वैसे ही मरे पड़े हैं ठंड में, वो किधर जाते हैं? टूवर्ड साउथ, क्योंकि साउथ में गर्मी होती है, इक्वेटर की तरफ जा रहे हैं, तो इसलिए सर्दियां कम होती चली जाएंगी। तो विषुवत रेखा पे कभी भी सर्दी नहीं होगी। इसलिए अगर कभी आ जाए कि पृथ्वी का वह कौन सा क्षेत्र है जो शीतकाल रहित है, तो हमेशा इक्वेटोरियल रीजन, विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्र, यहाँ सर्दी होगी नहीं। यहाँ की रातें ही यहाँ की सर्दियां हैं, इसलिए यहाँ की रातों को क्या कहते हैं? विंटर सीजन ऑफ इक्वेटर। और आप ताज्जुब करेंगे कि यहाँ पे आपको हाइपोथर्मिया होने के ज्यादा चांस होते हैं। बताओ क्यों? क्योंकि गर्मी में तो वैसे कपड़ों से दुखी रहता है लोग, तो जब कम से कम कपड़े पहनते हैं। अब रात को एकदम से टेम्परेचर क्या हो जाता है? 18 डिग्री के आसपास आ जाता है, दिन में रहता है 26-27 डिग्री, तो 8 डिग्री का जो फ्लक्चुएशन होता है, और क्योंकि बरसात होती है तो उससे हर जगह गीली होती है, तो इस फ्लक्चुएशन से हमारी जो बॉडी होती है वो उसको कवर नहीं कर पाती। तो इसलिए यहाँ पे जो लोग रहते हैं, जो आदिवासी हैं बेसिकली, तो वो यहाँ पे आग जलाएंगे, 20 डिग्री होते हैं आग जला लेते हैं, है ना। तो ये इसलिए यहाँ की जो रातें हैं वही यहाँ की शीतकाल होती है, बाकी यहाँ पे सर्दियाँ नहीं आती। तो ये इस लाइन ऑफ इक्वेटर की ये कुछ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलती है, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन, कर्क और मकर रेखा। कर्क तथा मकर रेखा।
ये कहाँ होती है? हाँ, तो जैसा अपन को अपने सीनियर्स बता रहे हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, ये दोनों रेखाएं जो हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री और सदर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री, इसको हम कहते हैं कर्क रेखा और इसको हम कहते हैं मकर रेखा। ठीक है, तो लिख लो आप कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा तथा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है, तथा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। ठीक है, अब इनके अपने नाम क्यों रखे, कर्क और मकर, क्या कारण है उसके पीछे? बाकी ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां तक जो कभी ना कभी सूर्य किरणें क्या होती हैं, सीधी पड़ती, तो सीधी पड़ेंगी तो क्या होगा, गर्मी ज्यादा होगी, गर्मी ज्यादा होगी तो हमने क्या किया कि 3 क्लाइमेटिक जोन डिवाइड कर दिए, जहां गर्मी पड़ेगी उसका नाम तो हमने क्या रख दिया, उष्ण कटिबंध, जिसको टॉरेट जोन भी कहते हैं, है ना। ठीक है, जहां सर्दी ज्यादा पड़ी उसको क्या नाम दे दिया, शीत कटिबंध, फ्रीज जोन, और इनके बीच का शीतोष्ण कटिबंध, शीत प्लस उष्ण, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी। तो ये जो उष्ण कटिबंध है, जहां सूर्य किरणें हमेशा साल में कम से कम एक बार सीधी पड़ती हैं और इसलिए वहां गर्मी हो गई, तो इन दोनों प्रदेशों की जो रेखाएं, ये सीमा है, वो ये दोनों रेखाएं बनाती हैं और इसीलिए हमने इनका नाम रख दिया, वरना हमने इसके नीचे के नाम नहीं रखे, 1 का नहीं रखा, 2 का नहीं रखा, 10 का नहीं रखा, 23 का भी नाम नहीं रखा, नाम जाके किसका रखा, 23.5 का। तो 23.5 का नाम रखने के पीछे लॉजिक क्या हुआ, क्योंकि दोज लाइन क्रिएट द मार्जिन ऑफ ट्रॉपिकल जोन, ये रेखाएं उष्ण कटिबंध की उत्तरी और दक्षिणी सीमाओं का निर्धारण करती है। तो लिखो ये रेखाएं उष्ण कटिबंध प्रदेश, उष्ण कटिबंध प्रदेश की सीमाओं का निर्धारण करती है। तो क्योंकि ये बाउंड्री बनाती हैं, सीमाएं बनाती हैं, इसलिए अगर आपसे आ जाए उष्ण कटिबंध की उत्तरी सीमा कौन सी रेखा बनाती है, कर्क रेखा, और दक्षिणी सीमा मकर रेखा बनाती है। समझ आ गया, तो इसलिए हमने इनका नाम दे दिया कि सूर्य यहाँ पे कभी ना कभी सीधा जरूर चमकेगा, और इसलिए इस प्रदेश को हम दूसरा नाम भी देते हैं, इन रेखाओं का एक नाम और है, क्या नाम है हिंदी में, अयन रेखाएं। लिखो आप, इन रेखाओं को अयन रेखाएं भी कहा जाता है, अयन। और इसलिए इस प्रदेश को हम अयनवर्ती भी कहते हैं, ट्रॉपिकल रीजन को हिंदी में क्या नाम देते हैं, अयनवर्ती, अयनों के बीच का प्रदेश। तो ये हिंदी में थोड़ा सा अपन को कंफ्यूज कर देते हैं, इंग्लिश में तो एक ही नाम चलता है तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं होता। तो आप अयनवर्ती प्रदेश बोले तो भी ट्रॉपिकल रीजन है, अगर ये उष्ण कटिबंध बोले तो भी इन दोनों रेखाओं के मध्य का क्षेत्र है। ठीक है, ठीक है, और कोई विशेषता?
इन रेखाओं की कोई विशेषता है क्या, या इतनी है? आगे लिखो। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। ठीक है, ये सीधी पड़ती यहाँ पे कब, 21 जून को। और इस दिन को क्या कहते हैं? ग्रीष्म, क्या कहते हैं इसको? ग्रीष्म शुक्ल। तो लिखो, अतः इस दिन को ग्रीष्म संक्रांति कहा जाता है, समर सॉल्स्टिस। अतः इस दिन को ग्रीष्म संक्रांति कहा जाता है। क्यों कहते हैं? संक्रांति का मतलब क्या है? सॉल्स्टिस का मतलब क्या है? जैसे अपने आती है ना मकर संक्रांति, तो वैसे ये ग्रीष्म संक्रांति, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या मकर संक्रांति को दान पुण्य करते हैं, तो ग्रीष्म संक्रांति को क्यों नहीं करते? क्या कारण है इसके पीछे सीनियर्स? इस क्लास के मजे हो गए, मतलब अब तो जूनियर पे कोई बाहर ही नहीं है। इसलिए नहीं कहते। संक्रांति या सॉलिस्टिस का मतलब होता है सूर्य की भूमध्य रेखा से सबसे अधिक दूरी, फॉरेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर लाइन, दोज कंडीशन नॉन एज ए सॉलिस्टिस। तो संक्रांति यहाँ पे क्या मतलब है कि सूर्य भूमध्य रेखा से सबसे दूर है, इससे दूर नहीं जाएगा वो, इसलिए हमने इस दिन को क्या नाम दिया? संक्रांति। अब क्योंकि अपने उत्तरी गोलार्ध में उस समय गर्मी हो रही होती है, तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? ग्रीष्म संक्रांति। तो अगर कभी आ जाए, आप देखो, अगर मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तो मैं बनाऊंगा कि किस दिन सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा से सबसे दूरी पर चमकती है? 21 जून को। कहां पे चमकेगी? कर्क रेखा पे। कर्क से आगे कभी नहीं जाएगी। इसलिए केवल यही एक ऐसा प्रदेश है पूरे विश्व में कि जिसमें सूर्य यहाँ से पूर्व से उगेगा, यूं इधर से आएगा, यूं आएगा, यूं अस्त हो जाएगा। ये जो एक पूरा कर्व बनता है, ये केवल इस रीजन में ही देखने को मिलता है। बाकी इसके ऊपर कभी भी आपको ये कर्व नहीं मिलेगा। केवल आपको सूरज क्या है, पूर्व में उगता हुआ दिखेगा, ठीक है, और फिर बीच के टाइम में आपको बिल्कुल यूं लाइट दिखेगी, सन नहीं दिखेगा, और लास्ट में जाता हुआ दिखेगा। ये जो होता है ना बिल्कुल यूं चमकता हुआ, कि छाया पड़ती रहती है। हमारी जो दादी सा थी, वो तो छाया को देख के टाइम बता देती थी कि इतनी छाया पड़ गई, ये टाइम हुआ होगा, और एग्जैक्ट। तो इसीलिए अपने इतिहासकारों ने एक बड़ा अच्छा शब्द यूज करते हो कि युद्ध अपने चरम पे था जब सूर्य भाले की नोक पे था। भाले की नोक का मतलब बिल्कुल, इसका मतलब 12 बजे का टाइम था जब युद्ध सबसे ज्यादा फास्ट हो रहा था। हल्दी घाटी के लिए लिखा हुआ है। तो ये केवल इसी रीजन में होता है कि जब सूर्य आपके ऊपर वर्टिकली शाइन करेगा। इसके ऊपर ही कभी भी आप चाहे दोनों तरफ चले जाए, वर्टिकली शाइन नहीं होगी। हाँ, उनके लिए है ना, अपने लिए तो। लेकिन क्योंकि अपन सारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मैक्सिमम रहते हैं, तो अपने इसी हिसाब से इसको। और इसीलिए ये दिन क्या होता है? सबसे लंबा दिन होता है। कहाँ का? उत्तरी गोलार्ध का। तो लिख लो आप, यह दिन उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है। इक्वेटर लाइन, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। समझ में आ रहा है? अपनी जो ज्योग्राफी है, ये पूरी मैथ्स है। अगर इसको एक बार आप
सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे, आप यकीन मानना और कोई सब्जेक्ट आपको धोखा दे सकता है, ज्योग्राफी नहीं देगी। और सब्जेक्ट में तो बहुत ज़्यादा अपन को फैक्ट्स को रटना भी पड़ता है, जैसे हिस्ट्री है। अब हिस्ट्री में समझना होता है, लेकिन उससे ज़्यादा उसको मगअप करना होता है। क्यों? क्योंकि वो जन्मा था, वो तो याद ही करना पड़ेगा। गवर्नर जनरल कौन कौन से आए वो याद ही करने पड़ेंगे, इसके ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया। इसलिए क्या होता है कि अगर आप उनको जब तक रोटेट नहीं करते, रिवाइज नहीं करते, धीरे धीरे भूल जाते हैं। लेकिन ज्योग्राफी एक अपने आप में ऐसा है कि एक बार आपको मैथ्स की तरफ से कैलकुलेशन समझ में आ गई ना, तो फिर उसको आप कभी भी भूल नहीं सकते किसी भी तरह से। कि जब भी पढ़ेंगे आपको बिल्कुल दिमाग फ्रेश रहेगा। तो इसलिए स्टार्टिंग में बस इसको पढ़ने का तरीका क्या है, हर क्वेश्चन बात पढ़ते ही क्वेश्चन मार्क, ये शब्द है तो क्यों है, ये कहा गया तो कौन कहा, उसके पीछे लॉजिक है, बस हमको क्या करना है, उस लॉजिक को ढूंढना है। तो फिर आप देखेंगे कि आपके लिए ज्योग्राफी काफ़ी इजी हो जाएगी। और आगे चल के जब सिविल या आरएस वगैरह जैसे एग्जाम्स देंगे, तो इंटरव्यू में ज्योग्राफी आपको बहुत बेनिफिट देती है। क्योंकि इंटरव्यूज के अंदर क्या होता है, हमेशा इंटरव्यू बोर्ड आपको चांस देता है कि आप उस बोर्ड को अपने जो कमांड एरिया है उसमें उसको ले जाओ। आप अगर उसको नहीं ले जा पाते तो फिर वो अपनी तरफ ले जाएंगे आपको, पहले वो टाइम आपको देते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि जनरली वो आदमी घर से तो लिख के लाता नहीं है क्वेश्चन, वो जो पेपर में पढ़ते हैं कि आज यहाँ पे अर्थक्वेक आ गया, बता सकते हैं क्यों आया, बस घुमा दो उसको, ज्योग्राफी लिया, जो हिस्ट्री पूछे तो घुमा के ज्योग्राफी, मतलब मैं तो बता रहा हूँ। तो इसलिए आपको क्या होता है, ज्योग्राफी आपको एक एडवांटेज दे जाती है। इसलिए ज्योग्राफी अगर आपने अच्छी कर ली तो आपके काफ़ी ज़्यादा इसमें फ़ायदा होगा। ठीक है, तो ये कर्क। अब मकर रेखा पे सूर्य कब चमकेगा, 22 दिसंबर। तो नेक्स्ट टाइम मिलो कि मकर रेखा पर 22 दिसंबर को सूर्य किरणें सीधी पड़ती है। सीधी पड़ती हैं। इस दिन को शीत संक्रांति कहा जाता है। ये कहलाता है विंटर सॉल्स्टिस। लेकिन कौन कह रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाले हम लोग कहते हैं। शीत संक्रांति कहा जाता है, अंडरलाइन कर लेना। अब ये विंटर सॉल्स्टिस या शीत संक्रांति की विशेषता क्या है, ये दिन उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है। तो सबसे लंबा दिन तो उधर का है ना, अपने लिए सबसे छोटा दिन। तो लिखो यह दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। ठीक है, और सेम दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ के लिए सबसे लंबा, लेकिन हमारे लिए सबसे छोटा दिन होता है। तो इसलिए जैसे ही आपके 22 दिसंबर होता है, पेपर में आता है कि आज से क्या होगा, कि आपके दिन जो है वो लंबे होने स्टार्ट हो जाएंगे, है ना, ऐसा आता है ना, तो वो इसलिए आता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट विशेषता आगे लिखो, कर्क रेखा में कि कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। बांटती है ना। अब इस पे अपने कितने स्टेट हैं, 8 हैं। बताओ, नाम बताओ पश्चिम से पूर्व। 8 देश, सबसे पहले गुजरात, फिर एमपी, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर मेघालय। ठीक है, तो 8 का सीक्वेंस है। अपन इंडिया पढ़ेंगे ना तो अपन लिखेंगे, पर ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट लाइन जो है वो ये है 66.5 डिग्री
उत्तरी अक्षांश रेखा। तो नेक्स्ट लाइन लिखो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। इसको क्या नाम देते हैं अपन? लाइन ऑफ आर्कटिक। तो लिखो इसे आर्कटिक रेखा कहा जाता है। आर्कटिक रेखा कहा जाता है। क्यों कहते हैं आर्कटिक लाइन? क्योंकि आर्कटिक रीजन से होकर निकलती है ना। तो लिखो क्योंकि ये रेखा आर्कटिक प्रदेशों से होकर गुजरती है। आर्कटिक रीजन मीन्स सब पोलर रीजन, जो उपध्रुवी क्षेत्र होते हैं ना, उनको दूसरा नाम दिया आर्कटिक। अब इसका नाम क्यों रखा अपन ने? इसकी क्या विशेषता है जिसके कारण इसको नाम दिया गया? नहीं, पढ़ना बंद क्यों होगी? तो सूर्य किरणें क्या कहेंगे? पढ़ना बंद नहीं कहेंगे, शब्द दूसरा यूज करेंगे। सूर्य किरणें धरातल के समानांतर हो जाती है, पैरेलल। पढ़ना तो पैरेलल हो जाती है। इसका मतलब अगर मैं इसको सामान्य भाषा में कहूं तो ये जो प्रदेश है इसका नाम क्या है? शीत कटिबंध। तो मैं क्या कह सकता हूँ? यह रेखा शीत कटिबंध की सीमा निर्धारित करती है। तो लिखो यह रेखा उत्तरी गोलार्ध में शीत कटिबंध की सीमा निर्धारित करती है। क्रिएट द मार्जिन ऑफ फ्रीजिंग जोन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। उत्तरी गोलार्ध में शीत कटिबंध की सीमा निर्धारित करती है, मतलब बनाती है कि यहां से शीत कटिबंध स्टार्ट होगा, इसके नीचे शीतोष्ण कटिबंध होगा। तो इसके इधर शीतोष्ण, इसके इधर शीत कटिबंध। ठीक है, अब कल बात करते हैं आपसे। थैंक यू।